आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 5 चैप्टर 6 चिट्ठी का सफर पढ़ेंगे। इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरह चिट्ठी लिखी गई और किस तरह वो पत्र आगे अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते थे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारी जो 10-12 साल की जिंदगी, अब तुम बड़े हो चुके हो, तो उनमें तुम लोगों ने किसी को पत्र तो लिखे ही होंगे और वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे, इसके लिए बहुत सी बातों पर हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। यह अब प्रश्न उठते हैं कि लेखक बता रहे हैं कि जब तुम चिट्ठी भेजते हो तो उस पर यह लिखा होता है कि किस स्थान पर जानी है इस चिट्ठी को और संदेश कितनी जल्दी पहुंचाना है हमें, तो उस बारे में टिकट भी लगाई जाती है, जैसे स्पीड पोस्ट की जाती है या फिर कुरियर के द्वारा, और उस पर ठीक पता भी लिखा होना चाहिए और उस पर डाक टिकट भी लगी होनी चाहिए। यह सब जब उसमें लगे होंगे तभी वह चिट्ठी सही समय पर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच पाएगी। अब लेखक बता रहे हैं कि तुम्हें उस चिट्ठी में क्या क्या करना है। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पहला प्रश्न। दूसरा है पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। तीसरा है जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। चौथा है स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा रखने का शौक रखते हैं। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। इसके लिए डाक टिकट इसलिए लगाया जाता है ताकि उसका पता चल सके कि यह लेटर किस समय और कितने स्पीड पोस्ट में पहुंचा जाएगा। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। पूरे और ठीक पते से मतलब यह है कि हमें सही पता लिखा होगा तभी चिट्ठी सही समय पर और सही स्थान पर पहुंच पाएगी। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए अलग से इसमें डाक टिकट लगी होती हैं ताकि उस डाक टिकट के रुपयों के आधार पर चिट्ठी को कोरियर से या स्पीड पोस्ट से डाला जाता है। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। यदि हमने ठीक पता नहीं लिखा है तो चिट्ठी किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी और उसमें जो संदेश है वह अगले व्यक्ति के पास सही समय पर नहीं पहुंच पाएगा और इसका हमें नुकसान होगा। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। पिछले चित्र में जो दो पते दिखाए गए हैं उनके बारे में लेखक ने पूछा है कि ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वृद्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। लेखक बता रहे हैं कि जब लिफाफे हम वो लेटर लिफाफों में पोस्ट किया जाता है तो वहां उस लेटर पर लिफाफे पर हमारे उस इमारत या संस्थान का नाम और शहर का नाम पूरा लिखा होता है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। इसमें लिखा है कि पहले पते में नाम लिखते हैं, फिर उसका सरनेम लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं, फिर उसके घर। फिर बताया है कि छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। अब लेखक ये बता रहे हैं कि तुम्हें लेटर पर पता किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले उस इंसान का नाम, फिर उसके घर का नाम और घर का नंबर, फिर उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, फिर कस्बे या शहर के जिस हिस्से में वह रहता है उसका नाम, और फिर वह गांव और फिर उसके शहर का नाम। ये सब लिखे होते हैं तभी वो सही पता माना जाता है। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं।
कि उस शहर का पिन कोड भी लिखा जाता है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। अब लेखक बता रहे हैं कि हर शहर को एक पिन कोड दिया गया है, लेकिन क्यों दिया गया है इसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। जैसे बहुत सी जगहों में बहुत से स्थान ऐसे हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, तो उनका पता नहीं चल पाता कि ये किस शहर का है और किस गांव का है। तो ये सब मुश्किलें दूर करने के लिए पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, लेकिन उनको जब पिन कोड दिया जाता है तो वह बदल जाते हैं और उस पिन कोड के जरिए वह लेटर उसी गांव या शहर में पहुंच जाता है। और इससे जो डाक छांटने वाले कर्मचारी होते हैं उनको भी मदद मिलती है और लेटर गंतव्य स्थान मतलब निर्धारित स्थान पर जल्दी पहुंच जाता है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। पिन कोड की शुरुआत कब की? 15 अगस्त 1972 को। किसने की? डाक तार विभाग ने। और किस योजना के तहत? पोस्टल नंबर योजना के तहत। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड, नीचे लिखा है जो पिन कोड शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। पिन कोड कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का। हर एक अंक का खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफों पर लिखा अंक है 110016। इससे पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, ये तुम स्वयं देखना। अपने घर के इलाके या पिन कोड का नंबर भी पता करो, ये तुम स्वयं देख लेना और आस पड़ोस से पता कर लेना। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। ये इसमें लेखक ने लिखा है कि यदि तुम्हें पिन कोड पता नहीं है तुम्हारे घर का, तुम्हारे शहर का, तो तुम जाकर डाकघर से इस बारे में पता कर सकते हो। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। इसमें हर इलाके का पिन कोड तुम्हें जरूर मिल जाएगा। प्रमुख जगहों और शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ मिल सकते हैं? डाकघर में। अब पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहता है। कि जब लेटर टाइम पर नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पता सही नहीं लिखा या फिर पिन कोड सही नहीं लिखा। इसके बारे में बहुत सी भूल भी होती हैं। जैसे समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। जैसे बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पुराने समय में किसके द्वारा संदेश भेजे जाते थे? कबूतरों के द्वारा। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। अब जब पुराने समय में संदेश पहुंचाते थे, जैसे कबूतरों के पंजों में वो चिट्ठी बांध दी जाती थी या चोंच में डालकर ले जाते थे, तो ऐसे समय में पहले तो पुराने संदेशवाहक कबूतर थे, लेकिन फिर बाद में समय परिवर्तन हुआ और वही संदेशवाहक इंसान बनने लगे और इंसानों ने और व्यक्तियों ने एक जगह से दूसरी जगह लेटर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, मतलब जब संचार और परिवहन के साधन नहीं थे, तब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाकर डाक या चिट्ठी पहुंचाता था और उन्हें संदेशवाहक कहते थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। हरकारे अर्थात पोस्टमैन। अब यहाँ बात हो रही है कि उन
पोस्टमैन की, जो पैदल ही घर घर जाकर चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। जैसे पुराने जमाने में राजाओं के पास संदेशवाहक हुआ करते थे, जिनके पास घोड़े भी होते थे या फिर वो पैदल भी जाते थे, लेकिन उन्हें इस बात का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता था कि भाई हमारे पास डाक है या फिर हमें उस जगह पर पहुंचना है, लेकिन उन्हें जो चिट्ठी दी जाती थी उसकी रक्षा भी करनी होती थी। जैसे कोई महत्वपूर्ण सूचना हो, उसके लिए वह बहुत ही सावधान रहते थे। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि वो पैदल जाते थे। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर ही निर्भर करती है। अब लेखक कह रहे हैं कि आज इतना विकास हो चुका है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां दुर्गम और पहाड़ी इलाके हैं, वहां तक परिवहन के साधन नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पोस्टमैन पैदल ही जाकर चिट्ठी पहुंचाने का काम करता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। जैसे लेखक ने बताया है कि जैसे जम्मू कश्मीर के लद्दाख शहर में पद्म नामक जैसी जगह है बहुत सारी, वहां हरकारे मतलब जो पोस्टमैन है वो डाक पैदल ही पहुंचाते हैं, क्योंकि वहां किसी साधन का आवागमन नहीं है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन हुआ, तो वैसे ही लेटर पहुंचाने के तरीके भी चेंज हो गए। जैसे कोरियर के जरिए या फिर स्पीड पोस्ट के जरिए डाक पहुंचाने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। जैसे डिजिटल युग हो गया ना शुरू, तो हम लोग जैसे कंप्यूटर पर मैसेज भेजते हैं, मोबाइल पे भेजते हैं और जैसे ईमेल भेज देते हैं। बहुत सारे साधन हो गए हैं आज तो डाक पहुंचाने के। अब कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। लेखक कह रहे हैं कि जब संदेशवाहक कबूतर थे और जो आज का वर्तमान समय जो डिजिटल युग है, इस तक का जो बीच का सफर है वह बहुत ही इंटरेस्ट वाला है, दिलचस्प है, हमारे मन को भाने वाला है। इसका जो बीच का सफर है, जो जैसे लेखक ने बताया कि पहले संदेश कबूतर पहुंचाते थे, फिर इंसानों की बात आई और फिर अब जो डिजिटल युग हो गया, जैसे हम लोग मोबाइल के जरिए या ईमेल के जरिए या बधाई कार्ड के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है, और कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये भी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। जैसे वो लेखक कह रहे हैं कि हमें सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश ला भी सकता है और ले जा भी सकता है, लेकिन कबूतर की ऐसी कुछ प्रजातियां होती हैं जो संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं करती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। अब लेखक बता रहे हैं कि कबूतर की कौन सी प्रजाति है। एक तो गिरहबाज और एक वह हुमर। ये दो प्रजाति ऐसी हैं जिन्हें प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड करना या ट्रेनिंग देना, इसके जरिए उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरह डाक संदेश भेजा जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है। अब लेखक कह रहे हैं कि कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो इसके बारे में लेखक कह रहे हैं कि अब आप सोचिए, जो बाहर से विदेश से जो पक्षी आते हैं, वो लोग कैसे आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि वो उनके उस जगह की उन्हें पहचान होती है, उस जगह की गंध होती है उन्हें, और वह उस सैकड़ों मील का रास्ता तय करके सही जगह पर पहुंच जाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। लेकिन कह रहे हैं कि उड़ीसा पुलिस है वह दुर्गम और इलाके हैं ऐसे जहां मतलब संदेश नहीं पहुंचाया जा सकता, वहां कबूतरों के जरिए संदेश पहुंचाने का काम होता है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता।
इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है। कितने साल का होता है? 15 से 20 साल का। और कबूतर जो डाक बेचते हैं और उनका जो काम करते हैं, इसमें खर्च भी नहीं होता, ये सेवा बहुत सस्ती भी पड़ती है और 8-10 साल तक ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बस कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। कितने किलोमीटर का सफर तय कर सकता है? 1000 किलोमीटर का। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो हो जाता है, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। यदि कोई जैसे लेखक कह रहे हैं जैसे बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज होता है तो उसके लिए एक की बजाय 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि रास्ते में जैसे कोई बाज झपट्टा मार ले या कोई जंगली पक्षी है उनसे उन पर झपट्टा कर ले तो उन्हें बचाया जा सकता है और दूसरा कबूतर उस संदेश को पहुंचा देता है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। अब लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें कबूतरों के बारे में और भी दिलचस्प या जिज्ञासा हो रही होगी, तो मैं तुम्हें आज एक ऐसे कबूतर की कहानी सुना रहा हूँ जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। अब लेखक बता रहे हैं कि इसकी कहानी कहाँ है। नेशनल बुक ट्रस्ट जो अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे मेघ, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो देखो और वो इस किताब को हिंदी में भी हाँ। अब वो लेखक कह रहे हैं कि एक ऐसा कबूतर था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाने का काम किया था। अब उसकी कहानी कहाँ है? नेशनल बुक ट्रस्ट में। और वहाँ कहाँ है? एक अंग्रेजी में एक छिपी किताब है जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही है। अगर तुम लेखक आगे बता रहे हैं कि तुम इस कबूतर की कहानी को पढ़ना चाहते हो हिंदी में, तो नेशनल बुक ट्रस्ट को एक पत्र लिखो और उनसे निवेदन करो, प्रार्थना करो कि वो तुम्हें इस किताब को हिंदी में भी छापे। और भी इसके लिए लेखक ने इसका पता भी लिखा है। क्या पता है? इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11 बसंत कुंज नई दिल्ली 110070। अब क्वेश्चन आंसर। चिट्ठी पत्री। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? क्योंकि महात्मा गांधी को सभी जानते थे और सभी यह जानते थे कि वो कहाँ रहते हैं, इसलिए गांधी जी को पत्र उनके नाम और देश के नाम के सहारे उनके पास पत्र पहुंच गया था। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम न हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? यदि एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम सही न हो तो पत्र ठीक जगह पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन यह पता नहीं चलेगा कि यह पत्र किसका है। उसके लिए उस पत्र को खोलकर पढ़ना पड़ेगा। नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? यदि पत्र पर और लिफाफे पर नाम नहीं लिखा है कि ये किसके लिए भेजा गया है या किसको भेजा गया है या किसके द्वारा भेजा गया है, तो ये पता नहीं चल पाएगा कि ये पत्र किसका है और किसने भेजा और कहाँ भेजा है। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? पैदल हरकारों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी वे जंगल से गुजर रहे हो तो जंगली जानवरों का डर हो, या फिर पहाड़ या दुर्गम इलाकों से गुजर रहे हो तो वहां उनके चोट लगने का डर है, गिरने का डर है, या फिर उन्हें सर्दी जुकाम का भी डर हो सकता है, मौसम की भी मार पड़ सकती है। अगर तुम किसी की को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? अगर हम चिट्ठी लिख रहे हैं तो ये निम्न जानकारी इस तरह लिखेंगे, जैसे इसमें दिया है गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे या शहर गांव का नाम। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे उस व्यक्ति का नाम, फिर लिखेंगे घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, और फिर खंड का नाम, फिर कस्बे शहर अथवा गांव का नाम, और फिर सबसे लास्ट में राज्य का नाम। तुमने अपने घर पर कोई पुराना पत्र ढूंढो और उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब दो। जैसे पुराना पत्र तुमने ढूंढा है तो इसमें क्या है, पत्र किसने लिखा? तो उस पुराने पत्र में लिखा होगा कि ये पत्र तुम्हें तुम्हारे भाई ने लिखा। किसे लिखा? अपने माता पिता को लिखा। किस तारीख को लिखा? जैसे पिछले महीने की 25 जनवरी को लिखा।
यह पत्र किस डाक खाने में है तथा किस तारीख को पहुंचा? यह पत्र सीकर के डाक खाने में है और 26 तारीख को नहीं 27 तारीख को पहुंचा। जैसे 2 दिन लगे ना, या दूर से आया है पत्र। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। हाँ, तो ये तुम स्वयं कर लेना। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। ये भी तुम स्वयं कर लेना। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संसार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। जैसे संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। इसका संग्रह है जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय। और दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर या संकलन, जैसे टिकट संग्रह और निबंध संग्रह। संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। संचार इसमें पहला सही है, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली या कम्युनिकेशन। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। पहला अर्थ ठीक है इसमें, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्द को उसमें दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। ये तुम स्वयं कर लेना। इसी के साथ हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।